देखिए भाई, लास्ट क्लास में मैंने आपको सेंटर ऑफ मास के बारे में बताया था, उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूले थे मैंने सारे बता दिए थे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मूवमेंट। मूवमेंट इसे कहते हैं टर्निंग इफेक्ट। ठीक है भैया, रोटेशन मोशन में जो टर्निंग इफेक्ट आता है, कोई चीज घूमने स्टार्ट करती है, उसी को हम क्या कहते हैं भैया? मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं मूवमेंट की बात करूं तो हमारे पास तीन तरह की मूवमेंट होती है। ठीक है, कहते हैं मूवमेंट ऑफ मास। क्या होता है? मूवमेंट ऑफ मास। दूसरा होता है मूवमेंट ऑफ फोर्स। इसे हम टॉर्क नाम से भी जानते हैं। टॉर्क। एक होता है मूवमेंट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम इसको हम एंगुलर मोमेंटम के नाम से भी जानते हैं। एंगुलर मोमेंटम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मूवमेंट ऑफ मास में क्या होता है कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस आर डिस्टेंस पर आपने एक मास एम रख दिया, तो आपको पता है कि ये आर्म है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मतलब ये बॉडी जो है, ये आर्म जो है वो इस एक्सिस के अराउंड में रोटेट कर सकता है। तो आप जब यहां पर एक एक्स्ट्रा मास लगा दोगे एम, तो उसकी वजह से इसके अंदर क्या आएगा? टर्निंग इफेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? है ना, टर्निंग इफेक्ट आया किसकी वजह से? मास की वजह से। तो उसको हम क्या कहते हैं भैया? मूवमेंट ऑफ मास कहते हैं। और मूवमेंट ऑफ मास की जो वैल्यू होती है आर एम। क्या होती है? आर एम। ठीक है, फिर आता है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, और आपने इसके ऊपर क्या लगा दिया? फोर्स लगा दिया। क्या लगा दिया? अब आपको पता है इस फोर्स की वजह से इस आर्म के अंदर टर्निंग इफेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? और इस टर्निंग इफेक्ट को हम टॉर्क कहते हैं, जो कि क्या होता है? आर एफ। क्या होता है? आर एफ। ठीक है, ये है आपका आर्म, ये है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, और आपने यहां पर क्या किया? कोई ऐसी चीज टकरा दी जिसके पास क्या था? मोमेंटम था। क्या था? मोमेंटम वाली चीज जब इस आर्म से टकराएगी तो इसके अंदर फिर क्या आएगा? टर्निंग इफेक्ट आएगा। उसको हम कहते हैं भैया मूवमेंट ऑफ मोमेंटम। इसकी वैल्यू होती है आर पी। क्या होती है? पी किसके बराबर है? एम वी के। किसके बराबर है? एम वी के। तो ये हो गया आपका मूवमेंट ऑफ मास, यानी मास की वजह से किसी आर्म के अंदर मूवमेंट। ठीक है, ये हो गया मूवमेंट ऑफ फोर्स, यानी फोर्स लगाने पर किसी आर्म के अंदर मूवमेंट आ जाए, टर्निंग इफेक्ट आ जाए। और ये होता है मूवमेंट ऑफ मोमेंटम, यानी किसी बॉडी, ऐसी बॉडी जिसके पास ऑलरेडी मोमेंटम है, अगर वो मोमेंटम के साथ किसी आर्म के साथ टकराएगी तो घूम जाएगी। आपने देखा होगा कि क्या किया आपका ये, कोई चीज ऐसी है, ठीक है, नॉर्मल, जैसे आप यहाँ पे देखो, ये पेन है, पेन को मैंने यहां से क्या किया? फिक्स कर दिया, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन बन गया। अब यहाँ पे अगर मैं एक्स्ट्रा वेट मास लगाऊंगा तो क्या करेगा? इसके अंदर क्या आ जाएगा? टर्निंग इफेक्ट आएगा ना। तो जो है मास की वजह से आया, तो इस मास को, इस टर्निंग इफेक्ट को हम क्या कहेंगे? मूवमेंट ऑफ मास। अच्छा, इस आर्म को अगर मुझे घुमाना तो मैं क्या करूं? यहाँ पे फोर्स भी लगा सकता हूं, तो फोर्स की वजह से जो आता है मूवमेंट, उसे क्या कहते हैं? मूवमेंट ऑफ मोमेंटम या टॉर्क कहते हैं। अच्छा, कोई चलती हुई चीज अगर इसके टकरा जाए फिर भी क्या होगा? इसके अंदर टर्निंग इफेक्ट आ जाएगा। तो चलती चीज की वजह से, चलती हुई चीज के पास क्या होता है? मोमेंटम होता है। क्या होता है? तो मोमेंटम की वजह से यहां पर मूवमेंट आई है, इसे कहते हैं मूवमेंट ऑफ मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम। नाम अनेक है लेकिन चीज क्या है? एक है। अब हम इंडिविजुअली सारी चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। तो मूवमेंट ऑफ मास तो वहीं पे हो गया, मूवमेंट ऑफ मास ज्यादा नहीं पढ़ना अपने को, ठीक है। मूवमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क की बात कर रहा हूं मैं, टॉर्क। टॉर्क, तो ये है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है आपका फोर्स, ये है आपका जहां पर फोर्स लग रहा है उसकी दूरी, ठीक है। ये थीटा एंगल है, ये आपका फोर्स है। थीटा किसके बीच का एंगल है? आर्म के और फोर्स के। आर्म ये रही ना आपकी, तो आर्म की डायरेक्शन ये रही, ठीक है। और फोर्स ये रहा आपका, तो फोर्स की डायरेक्शन ये रही, है ना। तो आर्म और फोर्स के बीच का एंगल कितना है? थीटा है। तो भैया फोर्स को रिजोल्व करेंगे तो क्या होगा? इधर क्या आएगा? एफ कॉस थीटा, और इधर क्या आएगा? एफ साइन थीटा। तो कह रहा है जो इसके अंदर टर्निंग इफेक्ट आएगा, टर्निंग इफेक्ट, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो भैया जो टर्निंग इफेक्ट आएगा वो डिपेंड करेगा इस पे। एक तो भैया कितनी दूरी, अगर आप यहां पे लगाओगे तो आपको कम टर्निंग इफेक्ट मिलेगा। फोर्स, ये जो फोर्स एफ साइन थीटा ना, वो यहां पे लगेगा तो कम टर्निंग इफेक्ट आएगा। ये यहां पे लगेगा तो और कम, यहां पे आएगा तो यहां पर लगेगा तो टर्निंग इफेक्ट आएगा ही नहीं, जीरो आएगा।
मतलब अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन पे फोर्स लगा दोगे ना तो कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं आने वाला आपका, है ना। इसलिए दरवाजे के हैंडल हमेशा क्या लगाए जाते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर। एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी जो कब्जा होता है, जो आपके हिंग्स होते हैं जिसपे लटका होता है आपका दरवाजा, हमेशा दरवाजे का जो हैंडल होता है यहाँ पे लगाया जाता है एंड पर। क्यों? ताकि भैया वहां पे फोर्स लगाओ तो टर्निंग इफेक्ट क्या है, ज्यादा है। ठीक है भैया, तो आपका जो टॉर्क है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एफ साइन थीटा। अच्छा, आपको पता है अगर इस दरवाजे को घुमाना है तो आप ऐसे फोर्स लगाओगे या ऐसे? ऐसे इस आर्म को अगर घुमाना है, इस आर्म को अगर आप घुमाना चाहते हो, टर्न करना चाहते हो, तो आप ऐसे फोर्स लगाओगे या ऐसे? परपेंडिकुलर लगाओगे ना इसके। तो इसीलिए मैंने एफ साइन थीटा के डायरेक्टली लिखा है, ना कि एफ कॉस थीटा के। तो इसको टर्निंग इफेक्ट में हमेशा एफ कॉस थीटा कंसीडर नहीं किया जाता। दूसरा, आपको पता है कि जो अगर टर्निंग इफेक्ट यानी टॉर्क को बढ़ाना है तो आप जाहिर सी बात है इस एफ साइन थीटा की दूरी को क्या करोगे, बढ़ा दोगे एक्सिस ऑफ रोटेशन से, यानी आर पे भी डिपेंड कर रहा है। तो टॉर्क इज डायरेक्टली इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, टॉर्क इज इक्वल्स में के टाइम्स ऑफ आर एफ साइन थीटा। यहां पर के की वैल्यू क्या है, 1 है आपकी, तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, आर एफ साइन थीटा। आपको बता दूं कैसी क्वांटिटी, अच्छा यहां पर के की वैल्यू 1 होती है, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। क्या है क्वांटिटी, एसआई यूनिट क्या होगी बेटा इसे, तो भैया रेडियस की क्या होती है, मीटर, और फोर्स की क्या होती है, साइन थीटा, कुछ नहीं होती, तो न्यूटन मीटर होगी इसके साइन। वेक्टर फॉर्म क्या होगी भैया, तो बता दूं इसकी वेक्टर फॉर्म, टॉर्क की वेक्टर फॉर्म क्या होती है, आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस, हमेशा अपनी उंगलियों को आर से एफ की तरह ही रोटेट करना है, आर से एफ की तरफ। आर से, मान लीजिए आपकी आर है और ये आपका एफ है, तो अपनी हथेली को, अपनी हथेली को कहां पर रखना है, आर पर, और अपनी उंगलियों को कहां घुमा देना है, एफ की तरफ। तो आपका अंगूठा कहां जाएगा, देखो हथेली को रखो आर पे और अंगूठे को रखो, सॉरी कर्ल फिंगर को रखो एफ की तरफ। देखो हथेली को रखो आर पे, कर्ल फिंगर को रखो एफ की तरफ, तो आपका अंगूठा कहां रहा है, बाहर की तरफ। कहां रहा है, बाहर की तरफ। तो भाई बाहर की तरफ टॉर्क, यानी इस केस में टॉर्क आने वाला है पॉजिटिव। क्या आने वाला है, पॉजिटिव। अब देखो, अब अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रहा आर, और फोर्स ये रहा। अब अपने हथेली को रखो आर पर और अंगूठे को उंगलियों को रखो, कर्ल फिंगर को रखो फोर्स की तरफ। किसकी तरफ लिखो, फोर्स की तरफ। तो आप देखोगे आपका थंब कहां रहा है, देखो मैंने अपने इसको, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को रखा है आर की तरफ, और जो कर्ल फिंगर है मेरी कहां पे है, फोर्स की तरफ। तो अंगूठा कहां है, ठीक है। तो टॉर्क इस केस में क्या आएगा, नहीं हो रहा ना आपसे, नहीं हो रहा ना, दिक्कत हो रही है। चलो, ये कैसा टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है क्या, ये एंटी क्लॉकवाइज में टॉर्क क्या होता है, पॉजिटिव। ये कैसा इफेक्ट आ रहा है, टर्निंग क्लॉकवाइज। तो हमेशा क्या होगा, फिजिक्स में रोटेशन मोशन में जो एंटी क्लॉकवाइज होता है वो पॉजिटिव, और जो क्लॉकवाइज होता है, नट देखा, नट, नट जब खोलते हो तो वो एंटी क्लॉकवाइज में बाहर आता है, और क्लॉकवाइज में क्या होता है, जब बाहर एंटी क्लॉकवाइज में बाहर आएगा तो बाहर आती हुई चीज क्या होती है, पॉजिटिव, और अंदर जाती हुई चीज क्या होगी भैया, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है भैया, तो टॉर्क हो गया। ठीक है, इसे ये ध्यान रखना बस। ठीक है, टॉर्क की एग्जैक्ट फॉर्म क्या होती है, वेक्टर आर क्रॉस एफ। अच्छा, फिर आते हैं भैया वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ टॉर्क हो गया। ठीक है, ठीक है। अब डिफरेंट फॉर्म ऑफ टॉर्क, डिफरेंट फॉर्म ऑफ टॉर्क, देखिए बेटा प्लीज बोलिए मत, ठीक है। अलग अलग फॉर्म होती है टॉर्क की। ठीक है, पहले भी आपकी कार्टेशियन फॉर्म, क्या है, कार्टेशियन फॉर्म। एक बार अपनी कॉपी निकाल लो, कार्टेशियन फॉर्म। ये आपका आर है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये है आपका एफ, ये है एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के। तो भैया निकालो आर क्रॉस एफ, निकालो क्या निकालो, चलो भैया आर क्रॉस एफ निकालो। खींचनी तो खींचनी है, उसमें आपको कोई गणित लगाना ही नहीं है, ये यार ये, ठीक है। आई जे के, आर के कंपोनेंट लिखो एक्स वाई और क्या हो गया, जेड हो गया। फोर्स के कंपोनेंट लिखो एफ एक्स एफ वाई एफ जेड हो गया। ठीक है,
और उसके बाद यहाँ पे लिखना आई, और आई वाले को हाइड करना, तो जो आपको दिखेगा वाई और एफ जेड माइनस जेड एफ वाई, फिर माइनस क्या होगा जे, जे को हाइड करो क्या होगा एक्स एफ जेड माइनस जेड एफ एक्स, ठीक है, प्लस के क्या होगा भैया आपका, हाइड करो तो क्या होगा के एफ वाई माइनस वाई एफ, ठीक है भैया। एक्स तो इस तरीके से आपका ये क्रॉस आ गया, और क्रॉस में यहां पर ये ध्यान रखना कि इसको आप लिखोगे तब, ये देखिए इसको आप लिखोगे इसको टाउ एक्स आई, टाउ आई जे, और टाउ जेड के, ये जो आया है ना, ये वाला पार्ट इसके बराबर लिख देना, ये वाला पार्ट इसके बराबर लिख देना, ये वाला पार्ट इसके बराबर लिख दोगे, तो इसे कहेंगे भैया कार्टेशियन फॉर्म ऑफ, ठीक है, टॉर्क। फिर आता भैया बात करते हैं पोलर फॉर्म, किसकी बात करते हैं, पोलर फॉर्म की। पोलर फॉर्म में कुछ नहीं करना, कोई गणित वड़ित नहीं लगानी, ये है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, ये है आपका आर, और ये लगा दिया आपने फोर्स, ठीक है, अभी जो हमने पीछे पढ़ा ऑलरेडी, थीटा, ठीक है। तो यहां से दूरी आपको पता ही है, जहां पे आपने फोर्स लगाया ये एफ है, तो इधर क्या होगा एफ कॉस थीटा, और ये क्या होगा एफ साइन थीटा, इसे ले लिया हमने एक्शन, तो इधर क्या आएगा रिएक्शन आर साइन थीटा। टॉर्क क्या होता है आइदर फोर्स, क्या आइदर फोर्स यानी एफ साइन थीटा इनटू में परपेंडिकुलर सेपरेशन जो कि क्या है आर, तो टॉर्क आ गया आर एफ साइन थीटा, इसे कहते हैं भैया पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म यही तक थी, ठीक है भैया। टॉर्क एक्सियल वेक्टर होता है, एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज क्या होती है पॉजिटिव, क्लॉकवाइज क्या होती है, एक्सियल वेक्टर्स वो वेक्टर होते हैं जो रोटेट करते हैं, केवल घूमते हैं, रोटेशन मोशन वाले चक्कर होता है। फिर आता भैया मूवमेंट ऑफ मोमेंटम, क्या आता है मूवमेंट ऑफ मोमेंटम। अब मूवमेंट ऑफ मोमेंटम को हम एंगुलर मोमेंटम भी कहते हैं, एल से लिखते हैं, ठीक है। तो कह रहा है भैया ये आर में एक्सिस ऑफ रोटेशन आर, ठीक है, और ये आपने यहां पर मोमेंटम लगा दिया, और आपको पता भी है ये थीटा है, इधर क्या होगा पी कॉस थीटा, और ये क्या होगा पी साइन थीटा, ठीक है। तो कह रहा है जो आपका एंगुलर मोमेंटम है वो किसका डायरेक्टली होगा पी साइन थीटा का, दूसरा एल, ये तो आपको पता टर्निंग इफेक्ट इसकी वजह से आना नहीं है तो इसलिए हटा दो उसको, और दूसरा आर, तो एल इक्वल्स में क्या होगा के आर पी साइन थीटा, के की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो भैया एल क्या होगा आर पी साइन थीटा, ठीक है। तो यहां से आपका जो एल वेक्टर रहेगा वो क्या होगा आर क्रॉस पी रहेगा, कैसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, कैसा वेक्टर है एक्सियल वेक्टर है, और एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज क्या होती है पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज क्या होती है नेगेटिव होती है। एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, तो भैया आपको पता है मीटर हो गया, और मोमेंटम आप सब जानते ही हो ऑलरेडी एम मास इंटू में वेलोसिटी, तो इसका एक फॉर्मूला और होता है आपका बता दूं, आर पी को क्या लिख दिया एम वी साइन थीटा, ठीक है। और अगर कोई सर्कुलर मोशन में कोई चीज घूम रही है ऐसे, तो उसका एंगुलर मोमेंटम नॉर्मली क्या होता है एम वी आर, क्या होता है एम वी आर, क्या होता है, क्योंकि एंगल क्या बन जाता है भैया 90 डिग्री बन जाता है, क्या बन जाता है, ठीक है भैया। इस मोमेंटम और इसकी रेडियस के बीच का जो एंगल होता है एक्चुअल में मोमेंटम होता है आपका, मोमेंटम एम वी ऐसे हो गया है ना, और रेडियस ऐसे होगी, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, और जैसे ही एंगल 90 डिग्री होता है तो साइन 90 क्या होता है, तो जब भी रोटेशन मोशन होगी तो आपको एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या लेना है एम वी आर ही लेना है, क्या लेना है एम वी आर, ठीक है भैया। अच्छा इसकी कार्टेशियन फॉर्म और पोलर फॉर्म तो सेम ही है, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी भैया, कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म के लिए देखिए ये आपका आपने देखा एल इक्वल्स में क्या होता है आर क्रॉस पी होता है, तो आपको निकालना है अगर आर आपका क्या है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और पी क्या है आपका पी एक्स आई प्लस पी वाई जे प्लस पी जेड के,
तो इसको आपको क्रॉस करना है, कर लोगे ना आई जे के, तो वो रिजल्ट जो आएगा उसको हम क्या कहेंगे एक्स वाई जेड, पी एक्स पी वाई और पी जेड। इसको क्रॉस करना, क्रॉस करके जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, आपको पता है किसके बराबर होगा, एल एक्स आई एल वाई जे और एल जेड, इसके बराबर कर देना रिजल्ट को, अपने आप ही आपको पता लग जाएगा आपका कार्टेशियन फॉर्म। पोलर फॉर्म बिल्कुल सेम, एग्जैक्टली सेम है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन बताने जा रहा हूं मैं आपको, ठीक है, रिलेशन इन बिटवीन, ये आता भी है, रिलेशन इन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच का रिलेशन है। तो भैया हम जानते भैया कि एंगुलर मोमेंटम क्या था, आर क्रॉस पी था, बोला हाँ, ठीक है। तो चलो देखते हैं, डिफरेंशिएट किया दोनों साइड में टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इधर भी टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और इधर भी किया टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, है ना। तो इसको ऐसे लिख दिया डीएल अपॉन में dt, और एक बार ये अब क्या हुआ, आपका p बाहर जाएगा, अंदर क्या हुआ, एक बार r बाहर जाएगा तो p क्या हुआ, कोई दिक्कत तो बेटा। चलो, तो डीएल अपॉन में dt लिख के हमने क्या किया, p, r क्या है, पोजीशन वेक्टर है, और पोजीशन वेक्टर का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, वेलोसिटी वेक्टर है, क्या होता है, प्लस, और ये क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, फोर्स, क्या होता है। आपको बता दूं ये मोमेंटम है, क्या है, और आपको याद होगा मोमेंटम को क्या लिखते हैं, एम वी वेक्टर, मोमेंटम क्या लिखते हैं, क्रॉस वी वेक्टर, प्लस ये क्या हुआ, टॉर्क हो गया, क्या हो गया, सेम वेक्टर का क्रॉस क्या होता है, सेम वेक्टर का क्रॉस क्या होता है, जीरो, तो जीरो होता है, डॉट वन होता है, ये जीरो हो गया पूरी टर्म। तो टॉर्क क्या आ गया आपका, डीएल अपॉन में, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है, इसे बल्कि अभी कर लो, सेम वेक्टर का क्या, मैंने भी आज बारी वालों के लिए डेरिवेशन डेरिवेशन का पूरा बना दिया। अच्छा, तुमको तुम्हारे में भी इतनी ज्यादा मेहनत नहीं है ना, पास होगी तो बोरा पास होगी है, नहीं भैया वो भी हो ही जाएगी। हाँ, उसकी शक्ल ऐसी बना लेगी, दूसरा दिखा देगा उसको ले देख ले तो। देखिए भैया, अब हमने ये टॉर्क वगैरह के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब आते भैया इक्विलिब्रियम, इक्विली, देखिए एक बार जाके ना, अगर आपके पास नोट्स पड़े हैं तो भैया केवल जाके आप देख लेना, मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीजें, क्वेश्चन भी करा रखे हैं इसके पैरेलल में, टॉपिक के पैरेलल में, ठीक है, वो देख लेना, आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। इक्विलिब्रियम, ठीक है भैया, हमारे पास दो इक्विलिब्रियम होते हैं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होता है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होता है, दूसरा होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम होता है। अगर मैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करूं तो टोटल फोर्स क्या होता है, टोटल जितने भी फोर्स है सबका सम क्या होना चाहिए, जीरो, या इसकी बजाय आप लिखते हो कि मान लीजिए ब्लॉक है और ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, इसके ऊपर एक फोर्स F1 इधर लग रहा है, इस पे एक फोर्स F2 इधर लग रहा है, इस पे एक फोर्स F3 इधर लग रहा है, इस पे एक फोर्स F4 इधर लग रहा है। तो या तो आप लिखो कि F1 प्लस F2 प्लस F3 सबका सम क्या है, जीरो, या आप ऐसे लिखते हो कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब F1 बराबर में F2 और F3 बराबर में F4। ये भी ट्रांसलेशन, ये न्यूमेरिकल के लिए ज्यादा अच्छा होता है इस तरीके से। तो आपको अगर कोई बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में दे रखी है तो समझ जाना भैया कि उसके अपोजिट फोर्स क्या है, बराबर है, ठीक है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम कब होता है, तो भैया ध्यान रखना, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होता है जब बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम की जब होता है जब बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है, बॉडी एंगुलर एक्सेलरेट नहीं करती। ऐसा मतलब ऐसे पंखा धीरे धीरे स्पीड बढ़ाता ना अपनी, तो वो एंगुलरली एक्सेलरेट कर रहा है,
और पंखे की जब स्पीड कांस्टेंट हो जाती है तो एक्सेलरेट करना बंद हो जाता है। ठीक है, तो रोटेशन इक्विलिब्रियम मतलब होता है कि टोटल टॉर्क क्या है, टोटल टॉर्क की वैल्यू क्या है, 0। अब इसका दूसरा मतलब यह हो गया कि भैया एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर में क्लॉकवाइज टॉर्क, क्लॉकवाइज। एंड अगर बॉडी कोई रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब यही हुआ कि भैया उसका एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्लॉकवाइज टॉर्क के क्या है भैया, बराबर है। ठीक है, काफी क्वेश्चन आते, मैंने 2-3 करा भी रखे हैं, तो उसमें ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। अब क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था ये ऐसी उस पे, वो मैंने कहा था एक फुट्टा है जिसका मास दे रखा है आपको, वो 2 चक्कू की नोक पे ऐसे पड़ा हुआ है, मैंने पढ़ा कराया था आपको। ठीक है, उसमें R1 और R2 की वैल्यू निकालनी थी, बीच में एक मास भी लटका हुआ है, 6 kg का मास लटका हुआ है। ठीक है, देख लोगे वो भी आसान है। ठीक है, अभी क्वेश्चन तो पढ़ा नहीं, मेरे को याद भी नहीं है इतना एग्जैक्टली जो मैं कराऊं। ठीक है, एक ऐसी बिल्कुल सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन है, दो, एक है कार, कार वाला क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में वो भी करा रखा है मैंने, और एक और है कि एक रॉड जो है वो लटकी हुई है 2 रस्सी से किनारे से, वो एंगल बना रही है कुछ। ठीक है, तो रॉड नॉन यूनिफॉर्म है, ऐसे ऐसा उसकी मोटाई बढ़ती आ रही है, तो उसमें पॉइंट दे रखा है जहां पे सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है। ठीक है, तो कह रहा है उस पॉइंट की दूरी बतानी है आपको, अगर पूरा सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम मतलब कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम, दोनों फंडे आपको वही पीछे वाले अप्लाई करने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भैया, इस चैप्टर में आता है भैया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या आता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या होता है भैया, देखिए इनर्शिया का मतलब होता है अपोज करना। ठीक है, इनर्शिया जो, अगर मैं इनर्शिया वर्ड यूज करूं तो जो बॉडी की स्टेट में चेंज को अपोज कर रहा है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बोलूं तो रोटेशन मोशन में जो स्टेट चेंज होती है उसको जो अपोज करता है उसको हम क्या कहते हैं भैया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। लीनियर मोशन में जो स्टेट को चेंज को अपोज करता है, लीनियर मोशन समझते हो ना, जो बॉडी सीधी चल रही है, घूमती ना हो, ऐसे चल रही हो नॉर्मली जो चल रही है बॉडी। ठीक है, जो बॉडी नॉर्मल चलती है उसकी स्टेट में चेंज को अपोज करने वाले को हम क्या कहते हैं भैया, इनर्शिया कहते हैं। क्या कहते हैं, और जो बॉडी रोटेशन मोशन करती है उसके में स्टेट में चेंज को अपोज करने वाले को हम क्या कहते हैं भैया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है भैया, इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मास और साइज दोनों पे डिपेंड करती है। ठीक है भैया, तो अब आपको पता है भैया एक पत्थर है, आपने बांध रखा, ये है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये आप घुमा रहे हो यानी वो आर्म है। तो आपको पता है ये मास है, जब आप इसको घुमाओगे स्टार्ट करोगे तो इसको घुमाने के लिए आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, यानी ये घूमना नहीं चाह रहा था तभी मुझे एफर्ट्स लगाने पड़े। कौन नहीं घूमने दे रहा इसको, इसका इनर्शिया। कौन सा इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। दूसरा, जब ये घूम गया और आप रोकने का प्रयास कर रहे हो तो भी ये अपोज करेगा। कौन नहीं रुकने दे रहा इसका, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से लिखते हैं, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मास पे, और साथ साथ में आप जितना हैवी मास यहां पे लगा दोगे आप, आपको पता उतनी मुश्किल लगेगी आपको चलाने में और उतनी मुश्किल लगेगी इसको रोकने में। या आप इसको जितना दूर लगा दोगे उतनी ही मुश्किल लगेगी आपको इसको स्टार्ट करने में, घुमाने में, और उतनी मुश्किल लगेगी इसको रोकने में। यानी आपका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो मास पे और साथ साथ में बॉडी से आपने जो अटैच कर रखा है ये आर्म, उसके स्क्वायर पे भी डिपेंड करता है। तो आई इज इक्वल्स टू में हमारा एम आर स्क्वायर, ये हो गया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी होगी तो डायरेक्शन वायरेक्शन की बात ही नहीं होगी, क्वांटिटी। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, एसआई यूनिट। ठीक है, क्या होगी, मास की क्या होती है, केजी मीटर स्क्वायर। ठीक है, और डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा इसका, क्या होगा, एम एल स्क्वायर, है ना। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है किस पे, बॉडी के मास पर, दूसरा बॉडी के साइज पर, एक और फैक्टर होता है। इस बॉडी का, ये जो मैंने पेन ले रखा है,
इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग हो सकता है। जब मैं इसको यहां से घुमाऊंगा तो उसका इनर्शिया कुछ और आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब मैं इसको यहां से घुमाऊंगा तो उसका इनर्शिया कुछ और आएगा। जब मैं इसको यहां से घुमाऊंगा तो उसको इनर्शिया क्या होगा, कुछ और आएगा, है ना। इस केस में इनर्शिया आपको ज्यादा महसूस होगा, है ना। तो यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पे, रेडियस पे, और दूसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, आप कहां से घुमा रहे हो उस चीज को। ठीक है, एक रिंग को सेंटर से घुमा, बड़ा आसानी से घूम जाएगी, बड़ी आसानी से रुक जाएगी। लेकिन अगर उसको रिंग की तिल्ली निकाल कर किनारे किनारे से घुमाओ तो मुश्किल होगी चलाने में भी और मुश्किल होगी रोकने में भी। इनर्शिया बढ़ गया, नहीं बढ़ गया, समझ गए। तो इनर्शिया इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। देखिए एक्चुअल में इनर्शिया पे पहले भैया बहुत सारी डेरिवेशन हुआ करती थी, लेकिन अभी कोई डेरिवेशन आपको याद रखनी नहीं है, केवल इसके फाइनल रिजल्ट याद रखने हैं। जैसे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर से क्या होता है, mr²। मैंने करा रखा, मैं लिखवा भी रखा कॉपी में, नोट्स में भी लिखवा रखा होगा। और रिंग का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके डायमीटर से ½ mr²। ठीक है, उसके टेंजेंट से भी बता रखा है मैंने, है ना। फिर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सारों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद रखना है। याद है, नहीं याद है? ठीक है, आसानी से आप कर लोगे। हाँ, कुछ रिलेशंस है जो पूछे आते हैं यहाँ पर, ठीक है। सबका मूवमेंट एफिशिएंसी याद रहनी चाहिए आपको, क्योंकि क्वेश्चन उसी पे आते हैं, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम शायद सिलेबस में नहीं है, है है करा रखा है, करा तो वो भी रखा मैंने, करा तो सारे रखा मैंने, बस मैं रोलिंग मोशन नहीं कराई मैंने। रोलिंग मोशन बहुत अच्छा टॉपिक हुआ करता था, लेकिन अब उन्होंने हटा दिया, ठीक है। तो हाँ देखिए, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया याद कर लेना वस्तु, ठीक है। अलग अलग बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने 4-5 बॉडी का लिखवा रखा है, उनका ही आपको याद रखना है। स्फीयर का याद रखना 2/5 mr², 2/5 रिंग का, डिस्क का, सिलेंडर का। एक बात ध्यान रखना, सॉलिड सिलेंडर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वही होता है जो डिस्क का होता है। क्या होता है? डिस्क मतलब प्लेट। बहुत सारी प्लेट को एक साथ रखो तो क्या बनेगा? सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा। और बहुत सारे रिंग को एक साथ रखोगे तो क्या बन जाएगा? होलो सिलेंडर बन जाएगा। तो होलो सिलेंडर और रिंग, डिस्क और सॉलिड सिलेंडर एक जैसा बिहेव करती हैं, इनर्शिया भी उनका क्या होगा? सेम रहेगा, ठीक है। अब देखिए बेटा, बात करते हैं भाई, प्लीज देखिए, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, देखिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहती क्या है, सुन लीजिए, ठीक है। ये एक बॉडी है, ठीक है। ये एक्सिस कहां से पास कर रहा है? सेंटर ऑफ मास से। कहां से पास कर रहा है? ये एक्स हो गया। एक दूसरा एक्सिस है वाई, ये सेंटर ऑफ मास से पास नहीं कर रहा। इन दोनों के केंद्र के बीच, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? एच है। क्या है? और इनका मास क्या है? ठीक है। तो कह रहा है कि पहले आपने इसके अलावा घुमाया, इनर्शिया कितना आया? आई एक्स। कितना आया? पहले आपने उस एक्सिस से घुमाया जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है इस बॉडी को, तो इनर्शिया कितना आ गया? आई एक्स। और जब आप इसको आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज की ना, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो अब इस केस में कितना आया? आई वाई आया। क्या आया? तो कह रहा है जो आपका आई वाई होगा वो आई एक्स प्लस बॉडी का कुल मास और उन दोनों एक्सिस के बीच की दूरी के स्क्वायर के बराबर है। इसे कहते हैं भैया पैरेलल एक्सिस थ्योरम। प्रूफ तो नहीं है भैया इसका, पक्की बात है, प्रूफ नहीं होगा इसका, है ये भी नहीं होगी मुझे लग रहा है। थ्योरम है, प्रूफ नहीं है। अप्लाई कैसे करना मैंने, आपने देखोगे तो नोट्स जिसके पास पढ़ोगे मैंने अप्लाई भी करना बता रखा है उसमें, किस तरीके से अप्लाई करना है। आपको एक एक्सिस से पता है, आप दूसरे एक्सिस से निकाल सकते हो इनर्शिया। मैंने 4-5 बॉडी का निकाल रखा है और क्वेश्चन भी करवा रखे हैं इसके ऊपर, ठीक है। मैं आप पूरे सारे नोट्स एक बारी व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा भैया, तो दोबारा नोट्स अब नहीं भेजने वाला, मैं एक बार और करूंगा, ठीक है। भेज रहा हूं, ठीक है। दूसरा आता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम तेरे को तो व्हाट्सएप उस पर भेजे थे ना, टैली पे तुम देखे थे। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है भैया? ये लैमिना है, शीट है, क्या है? ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और ये क्या है? वाई एक्सिस है।
पहले मैंने इस लैमिना को ऐसे घुमाया तो इनर्शिया कितना आया, मैंने इसको ऐसे घुमाया तो क्या आया, और इसको ऐसे घुमाया तो पता क्या कह रहा है कि आई जेड जो होगा वो आई एक्स प्लस आई वाई के सम के बराबर आएगा। ठीक है, ये होता है आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल करके अगर बॉडी का इनर्शिया किसी एक्सिस के लॉन्ग दे रखा है तो आप किसी भी एक्सिस के थ्रू निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं एक यहाँ पे एग्जांपल देता हूं आपको, दोनों थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। ये एक रिंग है, रिंग के एक्स सेंटर से मुझे इनर्शिया पता होता है, क्या होता है, एम आर स्क्वायर। बोलो यहां से निकालो इस वाले एक्सिस से, कैसे निकलेगा, तो आपको पता रिंग की रेडियस पता है, इससे निकालो इनर्शिया। तो मैंने मान लिया इसका इनर्शिया क्या है, आई। तो ये वो एक्सिस, ये एक्सिस कहां से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से। कहां से पास हो रहा है, लेकिन ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास नहीं कर रहा। तो आपको पता कौन सी, ये दोनों एक्सिस क्या है एक दूसरे के पैरेलल, कौन सी थ्योरम लगाओगे, वो क्या कहता है भैया कि इसके अलावा का जो इनर्शिया ये आया वो किसके बराबर होगा, सेंटर वाला इनर्शिया एम आर स्क्वायर प्लस बॉडी का मास कितना है एम, दोनों एक्सिस के बीच की दूरी कितनी है, और दोनों का स्क्वायर कर दो तो क्या हुआ, 2 mr स्क्वायर। इसका इनर्शिया क्या हुआ, यहां से 2 mr स्क्वायर होगा। अब जाए लड़की, ये हो गया पैरेलल एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर कैसे अप्लाई करना है, तो बोले भैया इस रिंग का मूवमेंट इनर्शिया डायमीटर से निकालो। क्या निकालना, अगर ये डायमीटर है तो ये भी क्या होगा, डायमीटर होगा, लेकिन ये क्या होगा, एक्सिस होगा। क्या होगा, तो ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, और ये हो गया आपका, कौन सी थ्योरम लगाओ, तो आई जेड किसके बराबर होगा, प्लस आई वाई। मुझे पता आई एक्स और आई वाई दोनों क्या है, डायमीटर है, तो दोनों के अलोंग इनर्शिया क्या आने वाला है, सेम सेम। और आई जेड क्या है, एक्सिस, एक्सिस का क्या होगा एम आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर और ये क्या होगा 2 आई, तो एक्सिस के थ्रू कितना आ गया, डायमीटर के थ्रू कितना आ गया, एम आर स्क्वायर अपॉन में। ठीक है, फिर आता है कि रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या आता है, कुछ नहीं है भैया रेडियस ऑफ गायरेशन। जैसे आपको पता है कि भैया इस बॉडी का इनर्शिया मैं दो तरीके से निकाल सकता हूं। पहला तरीका क्या है, सारे मास को ले लो m1r1 स्क्वायर, सारे मास के इनर्शिया को क्या करो, अलग अलग करके निकाल दो, तो बॉडी का कुल इनर्शिया आ गया, है ना।